हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। इसमें आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पिट का भारत अधिनियम 1784। इसको इंग्लिश में आप लोग पिट्स इंडिया एक्ट भी देखते हैं इस नाम से, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमने जो है इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी और उसके बाद हमने 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो संशोधन किया गया था उसको पढ़ा था। हम अब जो है 1784 के पिट्स का भारत अधिनियम में पहुंच गए हैं। इसमें हमने बोला था कि हम भारत का संवैधानिक विकास समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा था कि भारत का संविधान आज़ादी के बाद एक झटके में नहीं बना था, बल्कि उसके पीछे एक उपनिवेशवादी विरासत थी जो कि लंबे समय तक लगभग जो है 200 साल तक ये जो संविधान भारत का रहा है इसका विकास होता रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो विधि निर्माण भारत में हुआ है उसका प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा। उस प्रभाव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 1773 से 1946 तक चला। उसके बाद 1946 में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई संविधान सभा बनी और भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो इस दौरान 1773 से 1946 के बीच जो भी कानून बने उनमें से अपने काम की चीज़ भारत के संविधान निर्माताओं ने ली और उसको भारत के संविधान में परिवर्तित रूप में शामिल किया। तो इसीलिए भारत के संविधान को समझने के लिए हमने कहा था कि हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जो भी कानून निर्माण हुआ था उसको समझना जरूरी है। इसी पड़ाव में हमने जब अपनी यात्रा 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से शुरू की थी और उसके बाद 1781 का अधिनियम पढ़ा था। अब हम 1784 का पिट का भारत अधिनियम में पहुँचे हैं। तो देखिए, पिट इसका नाम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1784 में, उसका नाम था विलियम पिट। उसके नाम पर जो है इस अधिनियम का नाम पड़ा है पिट का भारत अधिनियम। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि तो इसको समझते हुए हम थोड़ा सा पीछे भी देखेंगे ताकि पीछे जो हम रेगुलेटिंग अधिनियम पढ़े हैं उसके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, और हम इनको पढ़ते हुए ये भी देखेंगे कि आगे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान विधि निर्माण जारी रहेगा वो किस तरीके से इस अधिनियम के प्रावधान उसको प्रभावित करेंगे। तो हमें इसके पृष्ठभूमि को सबसे पहले समझना है। हमने कहा कि आपको जब भी आप अधिनियम पढ़ रहे हैं, हमने संवैधानिक विकास के प्रारंभ में ही पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको अधिनियम के जो विशेषताएं हैं, जो प्रावधान हैं, उनको याद करने या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उसके पृष्ठभूमि को समझना होगा, क्योंकि जो अधिनियम की विशेषताएं हैं, जो प्रावधान हैं, वो पृष्ठभूमि के से ही निकले होते हैं। जैसी पृष्ठभूमि होती है वैसे ही जो है अधिनियम के प्रावधान बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि को पहले समझते हैं। उसके अगर हम पृष्ठभूमि को ठीक से समझ जाएंगे तो हमें अधिनियम के प्रावधानों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, हमने कहा था कि 1765 में बक्सर का युद्ध होता है। थोड़ा सा इतिहास हम समझने की कोशिश करते हैं इसके पैरेलल में, क्योंकि जो इतिहास है, देखिए, जो भी इतिहास में घटनाएं घटती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो आपके अन्य जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अदर अन्य पहलू हैं, आर्थिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, उसको भी प्रभावित करते हैं। तो हमें थोड़ा सा, चूँकि ये इतिहास का क्लास नहीं है, ये हम संवैधानिक विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पूरा इतिहास नहीं समझेंगे। हम केवल जो है इसके पैरेलल में जो ऐतिहासिक घटनाएं हो रही हैं वो किस तरीके से संवैधानिक विकास के निर्माण को प्रभावित कर रही हैं, इस प्रक्रिया को हमें थोड़ा सा समझना है। तो हम
अब पढ़ रहे हैं 1784 का पिट्स का अधिनियम। तो उससे पहले जो थोड़ा सा, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, तो उससे पीछे की ऐतिहासिक घटनाओं को हम समझते हैं। हमने कहा कि 1765 में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और भारत में राजनीतिक प्रसार का आरंभ शुरू होता है वहाँ से। तो अब हमने कहा कि बंगाल जीतने के बाद, देखिए बंगाल जीतने के बाद चूंकि ये भारत का समृद्ध इलाका था, तो पहले ब्रिटिशर्स ने ये जीता। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को जो संसाधन मिले, उसकी वजह से कंपनी जो है मजबूत होती चली गई। अब मजबूत होने के बाद भारत के जो बाकी इलाके हैं वहाँ प्रसार की कोशिश करेगी, जैसे कि वो गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ जो है, जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला इलाका है, इसमें मराठा जो है, मराठा साम्राज्य जो है वो इस समय बहुत ही मजबूत है। तो इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की सीधी टक्कर, सीधी लड़ाई होती है। कब? हमने बोला 1765 में युद्ध जीता, उसके बाद 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग अधिनियम लागू किया और 1775 के आसपास इनका सीधे मराठा से युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारत के समृद्ध इलाके को जीत चुकी है, तो उसके पास संसाधन आ चुके हैं, तो वो अधिक मजबूत हो रही है और भारत के बाकी क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रही है। इसी प्रसार के दौरान इसका मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध होता है 1775 में। तो अब जो है, जब मराठा साम्राज्य के साथ इनका युद्ध होता है, तो पहली लड़ाई 1775-76 में होती है, जिसमें युद्ध के 3 पड़ाव आते हैं और वो जो है 1782 तक चलता रहता है। तो इसकी वजह, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ। तो 1785 से 82 के बीच आंग्ल मराठा युद्धों का एक लंबा दौर चलता है। उस पूरे दौर को हमें यहाँ नहीं समझना है, वो इतिहास का विषय है, लेकिन हम यहाँ पर एक इस तरीके इतना समझ लेंगे, इतना समझ लेना चाहते हैं ताकि हम बाद में जब इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ें तो हमें इसका पृष्ठभूमि पता हो, क्योंकि इतिहास में जिस अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो कहीं न कहीं इतिहास से प्रभावित होते हैं। तो इतिहास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बाकी पहलुओं को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसको आप समझेंगे तो इतिहास, इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनको समझने में थोड़ा सा सहजता रहेगी, आसानी रहेगी। तो इस दौरान 1775 से 82 के बीच भारत के पश्चिमी इलाके में, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और गुजरात पर नियंत्रण के लिए मराठा साम्राज्य के साथ कंपनी का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंततः जो है कंपनी को नुकसान होता है और वो कोई इलाका नहीं जीत पाती है, और अंत में सालवाई की संधि होती है 1782 में। तो उस संधि के तहत दोनों जो है इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि स्टेटस को, यानी कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास में चला जाएगा, लेक्चर जो है विषयांतर हो जाएगा, हम दूसरे विषय में चले जाएंगे, वो हम नहीं करना चाहते हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि 1775 से 1782 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच जो युद्ध होता है उसमें कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। उस नुकसान की वजह से जो भी संसाधन उसने बंगाल से अर्जित किए थे वो युद्ध में क्या हो गए? बर्बाद हो गए। बर्बाद हुए तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। यानी उसने कहा कि हमारी कंपनी जो है नुकसान में चल रही है और कंपनी को जो है धन की आवश्यकता है। ये भारत में हो रहा है। तो हमने क्या कहा था पहले कि कंपनी का ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्य कार्यालय जो है लंदन में है, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। तो यहाँ से कंपनी ने, भारत में जो कंपनी काम कर रही थी, तो मराठा युद्ध में जब उसको हार मिली तो उसने जो है, उसको जो वित्तीय नुकसान हुआ उसकी वजह से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस में, मुख्य कार्यालय में संपर्क किया और उनको बोला कि हमें जो है 10 लाख पाउंड ऋण की ज़रूरत है। तो हमने पहले ही बोला कि ब्रिटिश संसद इसको नियंत्रित कर रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको समझना है कि अब जो ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी तो ये देखेगी
इन सारे पृष्ठभूमि को, इस सारे ऐतिहासिक घटनाओं को, कि इनकी वजह से किस तरीके से कंपनी को नुकसान हो रहा है और कंपनी को जो संचालन के लिए नए प्रावधानों की आवश्यकता है। तो अब अधिनियम में हमने पहले जब रेगुलेटिंग अधिनियम बोला था तो तब भी हमने बोला था कि दो पर्सपेक्टिव को समझना है। एक, जब अधिनियम लागू होगा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, तो उसमें दो जगह पर परिवर्तन होंगे। एक, जो कंपनी का लंदन कार्यालय है, दूसरा जो कंपनी का कलकत्ता का कार्यालय है। दोनों को हमें अलग अलग समझना। हमने रेगुलेटिंग एक्ट में आपको ये समझाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के जरिए लंदन स्थित कार्यालय में भी संशोधन किए गए थे और भारत में कंपनी का जो संचालन है उसमें भी संशोधन किए गए थे। इसे हमें, ताकि समझने में आसानी हो, इसको हमने दो भागों में बांटा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इस अधिनियम को समझते हुए दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं अधिनियम के प्रावधानों में कि लंदन के ऑफिस में क्या चेंजेस आया। तो पहला जो बड़ा चेंजेस आया वो ये आया कि ब्रिटिश संसद ने अधिनियम को पारित किया और एक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नियंत्रक यानी कि कंट्रोल करना। तो इसमें जो है 6 कमिश्नरों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 6 में से 2 सदस्य जो है वो ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा है, उस जो हमने अब तक समझाया, थोड़ा सा उसको पहले समझिए। एक नई संस्था बन रही है तो उसको हम समझेंगे। देखिए, हमने पहले बोला था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम लागू हुआ था तो ब्रिटेन में जो है एक निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, जो ये लंदन में थे। अब भारत में क्या चेंज हुआ था? प्रशासक मंडल, भारत में जिसमें 4 सदस्य होते थे और एक गवर्नर जनरल होता था, 5 लोग होते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे 24 होते थे टोटल, इसमें 24 निदेशक होते थे। अब एक तीसरी, ये रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत ये चेंज हुआ था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हमने बोला था रेगुलेटिंग अधिनियम में कि वो भारत में जो कंपनी काम कर रही थी उसके ऊपर निगरानी और देखरेख करते थे और उसकी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद को देते थे। अब इस 84 के जो नया अधिनियम आया है, पिट्स का इंडिया एक्ट, इसमें एक नया चेंज आया कि ब्रिटिश संसद ने एक और संस्था बनाई जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी नियंत्रक मंडल। हिंदी में आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि में ये भी चल जाता है। अगर आप IAS PCS के एग्ज़ाम देखें तो प्रीलिम में भी और मेंस में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन संस्थाओं में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। मैंने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे, जिन निदेशक मंडल जिनका काम था प्रशासक मंडल से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में चल रहे कार्यों का देखरेख करना और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और संस्था बनाई और एक उसका नाम रखा नियंत्रक मंडल। इसके ऊपर इसके 2 सदस्य जो हैं मंत्री होते थे ब्रिटेन के, जिस 2 मंत्री होते थे जिसमें से एक जो है ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता था, ताकि वो ये ध्यान रखे, वित्त मंत्री का काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड मामलों को देखना कि कंपनी किस तरीके से खर्च कर रही है, कितना ऋण मांग रही है, तो क्यों मांग रही है, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इससे संबंधित निर्णयों के लिए वित्त मंत्री को इस नियंत्रक मंडल में रखा गया। तो एक तीसरी संस्था इसके जरिए बनाई गई जिसका कार्य था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखना और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन की देखरेख करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर है या ब्रिटिश सरकार का भाग है। अभी तक ब्रिटिश सरकार सीधे इस कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, बल्कि
कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल की नियुक्ति की गई थी। वही निदेशक मंडल कंपनी के काम को देखता था। लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब उसने देखा कि कंपनी को नुकसान हो रहा है और भारत में उसके काम जो हैं, जो व्यापारिक काम हैं, उसके अलावा राजकीय काम में वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, तो ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हुआ कि उनको अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है कि वो कंपनी के कामों में अधिक कंट्रोल रखें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया संस्था बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल, जिसमें 6 लोगों की नियुक्ति की गई, जिस 6 में से 2 सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री होते थे। अब इसको अगर हम समराइज कर दें, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा इस तरीके से हो गया है। 3 बड़ी संस्थाएं हैं। एक संस्था है नियंत्रक मंडल सबसे ऊपर, अब इसको हायरार्की में भी आप देख सकते हैं। कंपनी की ये स्थिति हो गई, यहाँ पर अब इसके नियंत्रक मंडल है जो ब्रिटिश सरकार का भाग है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 लोग हैं। और दूसरा जो है निदेशक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल, जिसमें 24 लोग हैं। और तीसरा जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद हैं, जो परिषद जिसमें 4 लोग थे और वो बदल के अभी 3 हो जाएंगे। तो इसको देखिए, अब ये ढांचे को आप समझिए, ये दोनों जो हैं ब्रिटेन में हैं और ये जो हैं भारत में हैं। ये कन्फ्यूजन ना हो तो ये हमने जो है थोड़ा सा अलग से स्पष्ट कर दिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल, जिसको प्रशासक मंडल कहा जाता है। तो इसमें 4 सदस्य थे। अब दूसरा जो परिवर्तन भारत में हुआ, हमने बोला प्रशासक मंडल में पहले हमने रेगुलेटिंग अधिनियम में बताया था कि टोटल जो सदस्य थे वो 4 थे, जिसको घटाकर 3 कर दिया गया। हमने बोला था कि जो रेगुलेटिंग अधिनियम था 1773 का, उसमें जो ये प्रशासक मंडल बनाया गया था उसमें एक गवर्नर जनरल होता था, 4 सदस्य होते थे। अब उसको घटा के 4 से 3 कर दिया गया है। दूसरा, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार हो रहा था, तो अब बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको पूरी तरीके से, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। यानी अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार है उसकी स्थिति ये हो गई है, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे ऊपर है और नीचे जो हैं बाकी प्रेसिडेंसीज हैं जिनको ब्रिटिशर्स जीतते जा रहे हैं। ये सिचुएशन हुई है। एक और चेंज ये हुआ कि ये हमने बोला कि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को आपको समझना है। पृष्ठभूमि में हमने कहा था कि आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 तक, और उसमें कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान होता है। तो उसी के पृष्ठभूमि में हमें इस कानून के अधिनियमों को इस अधिनियम के प्रावधानों को समझने की आवश्यकता है। तो इस अधिनियम के द्वारा एक और प्रावधान बनाया गया कि जो कंपनी है वो आक्रामक युद्ध की नीति को अब नहीं अपनाएगी। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया कि भारत में साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से इस नियम को फिर पलटा जाता है और 1793 के बाद लगातार जो है 1818 तक ब्रिटिश जो है कई युद्धों में जो है शामिल होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए चूंकि मराठा साम्राज्य के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को हार मिली थी, इसको वित्तीय नुकसान हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि कंपनी जो है राजनीतिक विस्तार को रोक दे, क्योंकि जो है ब्रिटिश सरकार जो है इस बात के लिए सहमत नहीं थी कि वो कंपनी को जो है एक्स्ट्रा पैसा दे, जिसके वो चाहती थी कि साम्राज्य विस्तार हो तो कंपनी उसका जो वित्तीय प्रबंधन है वो खुद से कर ले, ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम के जरिए लागू हुए। एक नई संस्था बनी जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, निदेशक मंडल थे, उसको नियंत्रित करेगा। और जो निदेशक मंडल है वो कंपनी में जो प्रशासक मंडल है जो भारत में नियुक्त है उसको उससे रिपोर्ट लेगा। एक और चेंज हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को साफ तौर पर बोल दिया कि वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन यानी कि राजनीतिक विस्तार जो वो कर रही थी भारत में, वो युद्ध के जरिए उसको रोक दे, क्योंकि वो वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार संसाधन देने के लिए सहमत नहीं थी। तो ये एक अधिनियम था जिसको हमने समझा 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम,
अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे और अधिनियम, जैसे 1793 का अधिनियम हम पढ़ेंगे, 1786 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था उसको भी समझेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कैसे ये अधिनियम जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत में संवैधानिक। इसको आपको लगातार कनेक्टिविटी जो है बना के रखनी है कि कैसे पीछे, जैसे हमने इस अधिनियम को पढ़ते हुए पीछे रेगुलेटिंग अधिनियम को भी अपने बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ा, उसी तरीके से आगे जब हम अधिनियम पढ़ेंगे तो इसके प्रावधानों को भी अपने बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे, ताकि समझते हुए जो है हमें रटना कुछ नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटा हुआ अगर हम इस अधिनियम के प्रावधानों को रटना चाहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि पृष्ठभूमि में जो कुछ होता है, इतिहास में पैरेलल में जो कुछ हो रहा है, वही अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करेगा। जैसी स्थिति होगी वैसे प्रावधान होंगे। हमने पहले बोला रेगुलेटिंग अधिनियम में बताया था कि जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब बंगाल को जीत लेती है तो उसे ज़रूरत होती है कि एक उसके पास प्रशासन का ढांचा हो, तो उस प्रशासन के ढांचे को बनाने के लिए वो रेगुलेटिंग अधिनियम लाती है। उसके बाद वो अपना राजनीतिक प्रसार करती है आंग्ल मराठा युद्ध के जरिए, लेकिन उसमें उसको वित्तीय नुकसान होता है, तो उसको देखते हुए फिर नए अधिनियम में नए प्रावधान डाले जाते हैं। तो ये जो है पिट्स का भारत अधिनियम 1784 था। अभी हम आगे जो है और जो अधिनियम हैं उनको समझते रहेंगे, क्योंकि हम जो है एक लंबा सफ़र हमको तय करना है। हमने पहले ही आपको बताया था कि हम जो है 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम बनने से लेकर के 1946 तक संविधान सभा बनने तक का सफ़र जो है तय करेंगे, और इसमें जो कुछ जो है संवैधानिक विकास होता है उसका भारत के संविधान पर जो प्रभाव है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और इस अधिनियम को जो है समझने की कोशिश करें। याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं है, पृष्ठभूमि को समझें और उस पृष्ठभूमि से जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही जो है अधिनियम के प्रावधान होते हैं। हमें और अधिनियमों को पढ़ना है, समझना है आगे। तो अगले लेक्चर में जो है हम लोग एक नया अधिनियम जो है समझने की कोशिश करेंगे 1793 का। आप देखें इस वीडियो को और समझने की कोशिश करें पिट्स के भारत अधिनियम को, और हमारे चैनल जीके एकेडमी हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम और भी जो है अन्य वीडियोस, अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस भी जो है इसमें अपलोड करते हैं, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक सहज फॉर्म में हिंदी मीडियम के छात्रों, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो है जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक और अधिनियम को लेकर के अगले लेक्चर में।